हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडू लर्निंग अकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज रिवीजन क्लास लेकर आए जिसमें हम आपको बीपीएससी टीआरई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। आज की क्लास से आपको ये भी पता चल जाएगा कि बीपीएससी के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इन 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, कितने आपको नए सीखने को मिले, ये आपको हमें वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास को आपको अंत तक देखना है, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बनाए? भाष्य, 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 उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में आपको 5 ऑप्शन यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। तो बताइए, अपना आंसर दीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बनाए, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी और चौथा भी। ऑप्शन हमारे यहाँ पर ई सही होने वाला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम भाषा शब्द की बात करें तो संस्कृत के भाष धातु से बनाए, भाष धातु से बनाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्यों गलत है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इस हलंत की वजह से गलत है, क्योंकि इस ऑप्शन में यहाँ पर हलंत नहीं लगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बनाए, यानी कि जिसके नीचे यहाँ पर हलंत लगा है। तो आप ये छोटी छोटी यहाँ पर मिस्टेक भी आप देखते ही चलेगा। एक छोटी सी मिस्टेक के ऊपर ही आपका यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन गलत हुआ है। तो ये भी आप नोट करते चले, कितने बच्चों का यहाँ से ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ये भी नोट करते चलेगा। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बनाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? इंसान खां, ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। और भी एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है। अगर हम यहाँ पर बात करें पुरानी हिंदी की, तो किसके द्वारा नामकरण किया गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नामकरण किया गया है। अगर हम इसकी बात करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, उसने कहा था, यहाँ से कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, उसने कहा था रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना क्या है, उसने कहा था। इंसान खां की बात करें, रानी केत की कहानी, ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये भी कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अपभ्रंश के प्रथम कवि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि रिपीटेड ये क्वेश्चन होते हैं और ये अक्सर पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो आपको बताना है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू, सरहपा, पुष्पदंत, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, अपना आंसर दीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें अपभ्रंश के प्रथम कवि की, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला ही सही होने वाला है। ऑप्शन ए स्वयंभू क्या है, अपभ्रंश के प्रथम कवि है। अगर हम स्वयंभू की रचनाओं की बात करें, पयूम चरियू उनकी कितने एग्जाम में यहाँ से रचना पूछी गई है, तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। सरहपा की बात करें, दोहा कोश की रचना किसके द्वारा की गई? तो सरहपा के द्वारा की गई, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। पुष्पदंत की बात करें, महापुराण की रचना किसके द्वारा की गई? पुष्पदंत के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है प्राकृत से, शोर से, अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। और हम आपको ऑप्शन वही आप यहाँ पर लगा रहे हैं जो आयोग ने यहाँ पर सही माना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा और पांचवा भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही होने वाला है। शोर से अपभ्रंश से हिंदी भाषा की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताने की हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी भाषा का इतिहास, तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये क्वेश्चन मिलता जुलता से यहाँ से पूछा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। और हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। ये भी कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। किशोरीदास वाजपेयी की रचना की बात करें, हिंदी निरुक्त, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, शोरसेनी से, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर हम यहाँ पर बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, किस अपभ्रंश से हुई है? तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा और पांचवा भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा तीसरा सही होने वाला है। शोरसेनी अपभ्रंश से क्या हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। कितने एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास,
रामचरितमानस, कामायनी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो प्रिय प्रवास क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास की बात करें, इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी क्या है? इसके रचनाकार है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। रामचरितमानस की बात करें तुलसीदास जी का क्या है? महाकाव्य। तुलसीदास जी का महाकाव्य। तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं की बात करें, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कामायनी की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी का क्या है? महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद जी का क्या है? महाकाव्य। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है 8, 5, 3, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है। अगर हम इनकी संख्याओं की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 5 है। अगर हम बात करें भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को 3 यानी कि अगर हम बात करें 5 उपभाषाओं में बांटा है। किन किन 5 उपभाषाओं में बांटा है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, इन 5 उपभाषाओं में बांटा है। ये भी आप नोट करते चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। उक्त वाक्य बूंद बूंद है। आपको बताना है कि उक्त वाक्य में बूंद बूंद क्या है? क्रिया विशेषण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, इसमें बूंद बूंद क्या है? तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही होने वाला है। इसमें बूंद बूंद क्या है? क्रिया विशेषण है। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्यादातर बीपीएससी के एग्जाम में व्याकरण यहाँ पे ज्यादातर पूछी गई थी। हिंदी साहित्य बहुत ही कम पूछा गया था, तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। मगही किस उपभाषा की बोली है? और भाषाओं से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मगही किस उपभाषा की बोली है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, चौथा और पांचवा भी। ऑप्शन हमारा 3 सही होने वाला। बिहारी क्या है? मगही भाषा की उपबोली है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11। मैथिली बोली के कवि है? विद्यापति, अमीर खुसरो, नंददास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। आपको बताना है कि मैथिली बोली के कवि कौन है। अगर हम यहाँ पर बात करें मैथिली बोली के, तो विद्यापति क्या है? मैथिली बोली के महत्वपूर्ण कवि है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। इनकी कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन जान जाता है? तो विद्यापति जी जान जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं ये कई बार यहाँ से एग्जाम में यहाँ से पूछी गई है। अमीर खुसरो की बात करें, नूह सिपियर, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तुगलकनामा भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नंददास की बात करें, नंददास पदावली इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को इसका फायदा मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमें जरूर बताया करें वीडियो में कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर हमारा पढ़ाया आपके समझ में आ रहा है तो वो भी आप हमें बताया। अगर हमसे कोई कमी रह रही है कंटेंट में तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हमें ये पता चल जाए कि आपको हमारी वीडियो हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा 12वां क्वेश्चन है, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है? मृगावती, रामचरितमानस, मधुमालती, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हिंदी साहित्य से, ये सभी क्वेश्चन मैंने अपनी क्लासेज में कराए हुए हैं। क्वेश्चन मैंने अपने क्लासों में कराए हुए। आप मेरी क्लास उठाकर देख लीजिएगा, ये एक भी क्वेश्चन मेरी क्लास से बाहर नहीं है। इसमें आप जाकर मेरी क्लासेस भी देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए बीपीएससी के एग्जाम में, ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12वां क्वेश्चन है हमारा, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है? मृगावती, रामचरितमानस, मधुमालती, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होने वाला है। रामचरितमानस अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस की रचना की बात करें तो तुलसीदास जी के द्वारा ये महाकाव्य लिखा गया था। महाकाव्य लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसकी भाषा क्या है, तो अवधि भाषा में लिखा गया महाकाव्य था। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम तुलसीदास जी की बात करें, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मृगावती की बात करें तो कुतुबुन की क्या है महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। कुतुबुन की रचना क्या है? मृगावती। मधुमालती की बात करें, मंजन की रचना कौन सी है? मधुमालती। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, य, घ, थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि य, घ, थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? घ
थ, य उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सी ध्वनि इसमें महाप्राण है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी वाला सही होने वाला है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर हम महाप्राण ध्वनि की बात करें तो महाप्राण ध्वनि इसमें ऑप्शन पहला और दूसरा सही है। महाप्राण ध्वनि घ और थ क्या है हमारी महाप्राण ध्वनि है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियां, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। और बीपीएससी के एग्जाम में दो ऑप्शन क्या होते हैं, बड़े कंफ्यूज करने वाले होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 5 ऑप्शन यहाँ पर मिले हुए बीपीएससी के एग्जाम में। आपको बताइए कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी वाला सही होने वाला है। स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनि को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है। आपको बताने की ससुराल शब्द आपको दिया गया है, इसमें प्रत्यय आपको बताना है। राल, आल, अल, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करें ससुराल की, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ससुराल में कौन सा प्रत्यय पहला नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही होने वाला है। आल क्या है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अगर हम प्रत्यय की बात करें तो मूल शब्द के क्या लगते हैं, पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उपसर्ग की, तो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और आगे जुड़कर उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए किस समाज में अंतिम पद प्रधान होता है। अगर हम बात करें अंतिम पद प्रधान किस समाज में होता है, तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही होने वाला, तत्पुरुष समाज में अंतिम पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समाज की बात करें तो तीसरा पद प्रधान होता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस समाज में तीसरा पद प्रधान होता है, तो तीसरा पद प्रधान किसमें होता है, बहुब्रीहि समाज में। द्वंद्व समाज की बात करें तो दोनों पद प्रधान होते हैं। ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों पद प्रधान किस समाज में होते हैं, द्वंद्व समाज में होते हैं। जैसे माता पिता भाई बहन, इसमें क्या है, दोनों पद क्या है, प्रधान है, माता और पिता। तो ये क्या है, ऑप्शन हमारा पहला ही सही होने वाला, तत्पुरुष समाज में अंतिम पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से करते चलना है, इसमें नहीं पूछा गया है अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है। पार्श्व, फलदान, तिलक, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए अगर हम बात करें टीका का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, तो पहले ही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। पार्श्व क्या है, इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द है। पतंग, भाव, भेद, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए अगर हम यहाँ पर बात करें कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पांचवा सही होने वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं। अ, ई, उ, ए, उ, ऐ, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसमें ह्रस्व स्वर पूछा गया है, इनमें से कौन सा है। अगर हम यहाँ पर बात करें ह्रस्व स्वर की, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ सही होने वाला है। ह्रस्व स्वर इनमें से कौन से, अ और ई है। ह्रस्व स्वर की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ और री। ये क्या है, हमारे ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी, 4 होती है। कभी कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है। दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, ये क्या है, हमारे दीर्घ स्वर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इनकी संख्या भी पूछी जाती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है। ख, घ, त, द, प, म, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन कौन से है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा बी गलत होगा, सी भी गलत होगा, डी भी और ए भी। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन कौन से, ख और घ है। अगर हम कभी कभी इनकी संख्या भी पूछ लेता है कि कितनी संख्या महाप्राण व्यंजनों की है, तो कितनी है, तो 15 है। ये भी आप नोट करते चले गए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी में औष्ठ्य व्यंजन है। ज, झ, ठ, ढ, द, ध, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताने की हिंदी में औष्ठ्य व्यंजन इनमें से कौन से है।
अगर हम ओष्ठ्य व्यंजन की बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ई सही होने वाला है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं ओष्ठ्य व्यंजन नहीं है। ओष्ठ्य व्यंजन की बात करें, जो दोनों होठों से मिलकर उच्चारित होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम जैसे की बात करें, जैसे हमारा प वर्ग, प वर्ग में हमारे क्या है? ओष्ठ्य व्यंजन है, ये भी आप नोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा, कितने एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया गया? अगर हम यहाँ बात करें कब स्वीकार किया गया, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होने वाला है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद है 4, 5, 6, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट को बताइए, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? अगर हम यहाँ पर बात करें सर्वनाम के भेद की, तो कुल 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? लिंग वचन कारक, पुरुष वचन लिंग भेद, वचन लिंग संज्ञा, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? तो किस दृष्टि से होता है, ऑप्शन कौन सा हमारा सही होने वाला है? तो ऑप्शन हमारा पहला भी गलत है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी गलत है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है, तो यहाँ पर पुरुष वचन और कारक, वचन और कारक, ये भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी ऑप्शन में ये ऑप्शन हमारा नहीं है। तो हमारा ये क्या है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला पुरुष वचन और कारक। तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ पर सही होने वाला है। सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? गुण, संज्ञा, संख्या, गुण, संख्या, परिमाण, परिमाण, गुण, सर्वनाम, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है? तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन हमारा ये यहाँ पर सही होने वाला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर है विशेषण। विशेषण की अगर हम बात करें, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। ये क्या है? हमारे 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे कारक पूछा गया है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8, 6, 7, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपको क्वेश्चन पेपर आपको देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसान पेपर आया था, लेकिन इन्हीं आसान क्वेश्चनों में ज्यादातर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और अपने आंसर क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। तो ज्यादातर आसान ही क्वेश्चन ज्यादातर गलत होते हैं एग्जाम में। आप ये जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि आसान क्वेश्चनों को भी अगर आप देख कर चलोगे तो आपका पेपर अच्छा ही होगा। तो बताइए हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये क्या 8 प्रकार के कारक होते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप हमारी वीडियो को जरा भी सपोर्ट नहीं कर रहे, इससे क्या है, हमारा मनोबल भी घटता जा रहा है। हमें भी लग रहा है कि हम शायद आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, ताकि और जिससे हमें लग रहा है कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा। तो आप हमारी वीडियो को ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हमें भी ये लगता रहे कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, हमें बताते रहिए। तो चलिए बात है अपने कंटेंट पर। को के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, करण, संप्रदान, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने, को के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर 3 से होना। संप्रदान कारक के लिए, को के लिए यहाँ पर चिन्ह है, ये भी आप नोट करते चलेगा। अगर हम कर्म की बात करें, कर्म के लिए कौन सा चिन्ह है? को कारक चिन्ह है। अगर हम बात करें करण की, तो से के द्वारा क्या है इसका कारक चिन्ह है। से के द्वारा क्या है इसका कारक चिन्ह है, ये भी आप नोट करते चलेगा। ये भी आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं। अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। बताइए
अगर हम यहाँ पर बात करें किसी को कुछ देने का अगर भाव हो तो वहां पर कौन सा कारक आता है, तो संप्रदान कारक आता है। अलगाव की बात हो तो वहां पर कौन सा कारक आता है, अपादान कारक आता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, कारक, काल, प्रसर्ग, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें क्रिया के, अगर हम बात करें क्रिया से होने का समय या उसकी पूर्णता या पूर्णता का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं काल। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये किस काल का उदाहरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। बड़े ध्यान से ऐसे क्वेश्चन आपको देखते हुए चलना है। आपको पूछा गया कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है। भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। अगर हम बात करें यदि वर्षा होगी तो, यानी कि आने वाले कल की बात हो रही कि ये बता रहे कि अगर वर्षा होगी तो, यानी कि आने वाले कल में अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो ये क्या है, भविष्य की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा काल है, भविष्य काल है। अगर हम भूतकाल की बात करें जहाँ पर कार्य क्या पूर्ण हो चुका हो, यानी कि बीता हुआ कल, वो क्या है, भूतकाल। वर्तमान की बात करें अगर कार्य चल रहा है वहां पर क्या कौन सा काल होगा, वर्तमान काल होगा। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। ऑप्शन हमारा पहले से ही भविष्य काल। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर कहा जाता है बहुब्रीहि समास। ये भी आप नोट करते चलेगा। अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, जिसमें क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। ये भी आप नोट करते चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्मधारय समास की बात करें तो जिस समास में विशेषण और विशेषण का मेल होता है वहां क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन हमारा दो सही होने वाला बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, अधीश्वर, महोषधि, महोत्सव, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें गुण संधि कौन से इसमें उदाहरण है गुण संधि का, पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा 3 सही होने वाला। महोत्सव क्या है, हमारा गुण संधि का उदाहरण है। अगर हम कभी कभी इसके संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आ जाता है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाधनोत्सव क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अ के बाद ए ऐ हो तो ए और अ के बाद ओ औ हो तो औ होगा, यह परिवर्तन किस संधि में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये आपको घुमाने के लिए दिया है क्वेश्चन, इतना बड़ा आपको पूछा गया है कि ये किस संधि में क्या होगा, परिवर्तन होगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए ये किस संधि में होगा, तो किस संधि का उदाहरण है। अगर हम बात करें ये किस संधि में होगा, तो यहाँ पर होगा वृद्धि संधि में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा ओ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, वृद्धि संधि। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण, उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है। सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण, उपयुक्त, सौजन्य, उज्ज्वल, भ्राता, उपरोक्त, सौजन्य, उज्ज्वल, भ्रातागण, उपयुक्त, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण और उपरोक्त, इन शब्दों का शुद्ध रूप क्या होगा। बताइए इन शब्दों का शुद्ध रूप क्या होगा। तो अगर हम बात करें इन शब्दों का शुद्ध रूप क्या होगा, तो अगर हम सौजन्यता की बात करें तो सौजन्यता का क्या होगा, सौजन्य होगा। उज्ज्वल की बात करें तो उज्ज्वल होगा, और भ्रातागण की बात करें भ्रातगण होगा, और उपरोक्त की बात करें तो उपरोक्त होगा। ये हमारा क्या है, इसमें शुद्ध रूप है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के। यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, इसका आपको शुद्ध रूप बताना है कि इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बातों के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। अगर हम यहाँ पर बात करें शुद्ध वाक्य की, तो ऑप्शन हमारा पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही होने वाला है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ये क्या है, हमारा शुद्ध वाक्य। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है।
ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से करना होता है, यहाँ पर नहीं पूछा गया। इसमें सर्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रजनीचर, भुजंग, उरग, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें से सर्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अगर हम यहाँ पर बात करें सर्प के पर्यायवाची शब्द की, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारा सही है, रजनीचर हमारा सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर बात करें भुजंग और उरग, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ये सर्प के पर्यायवाची शब्द है। अगर हम रजनीचर की बात करें किसके पर्यायवाची शब्द है? तो राक्षस के पर्यायवाची शब्द है। राक्षस के क्या है? पर्यायवाची शब्द है रजनीचर। अगर हम इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें, निशाचर, 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 यातुधान, असुर, दैत्य, धनुज, ये क्या है? इसके सभी पर्यायवाची शब्द है। असुर, ये भी आप नोट करते चलेगा। अगर हम बात करें सर्प की, तो सर्प के अन्य और भी पर्यायवाची शब्द है, सर्प, भुजंग, विषधर, व्याल, पन्नग, ये क्या है? सभी इसके पर्यायवाची शब्द है। ये भी आप नोट करते चलेगा। कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जड़, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आपको बताना है कि तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या है? अगर हम यहाँ पर बात करें जेब का लिंग क्या है, तो जेब क्या है? इसमें स्त्रीलिंग है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। बताइए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? अगर हम यहाँ पर बात करें भरता कौन सी क्रिया है, तो इसमें अकर्मक क्रिया होने वाली है। अगर हम भरता की बात करें, भरता क्या है? इसमें एक क्रिया है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही होने वाला है, अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो? बताइए अगर हम बात करें कर्ता की प्रधानता का बोध किसमें होता है, तो ऑप्शन हमारा पहले ही सही होने वाला है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता का क्या होता है? बोध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, आकर्षण का विपरीतार्थ शब्द है? कर्षण, संकर्षण, विकर्षण, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि आकर्षण का विपरीतार्थ शब्द कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें आकर्षण की, तो आकर्षण का जो विपरीत शब्द है, कर्षण नहीं होगा, संकर्षण भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होना। विकर्षण क्या है? इसका विपरीतार्थ शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं अभिन्न, श्रुतिसम, भिन्नार्थक, श्रुतिसम, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऐसे शब्द कौन से शब्द होते हैं, तो ऐसे शब्द होते हैं श्रुतिसम, भिन्नार्थक शब्द। ये भी एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन व्याकरण आचार्य नहीं है? पाणिनि, पतंजलि, रामविलास शर्मा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन व्याकरण आचार्य नहीं है। अगर हम व्याकरण आचार्य की बात करते हैं, इनमें से पाणिनि भी व्याकरण आचार्य हैं और पतंजलि भी है, तो ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही होने वाला है। रामविलास शर्मा व्याकरण आचार्य नहीं है। ये भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पाणिनि की रचना की बात करें, अष्टाध्यायी इनके द्वारा रचित रचना है और इन्हें संस्कृत का जनक भी माना जाता है। पतंजलि की बात करें, महाभाष्य इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। ये भी आप नोट करते चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दो वर्णों के मेल से संधि तथा पदों के योग को समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल को समास तथा दो पदों के योग को संधि कहलाता है। दो शब्दों का मेल समास और संधि कहलाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताने की कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो 2 हमारा गलत होगा, 3 भी गलत होगा, 4 भी और 5 भी। पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, नए विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको उससे पूछा जाएगा नए विभक्ति किस कारक का चिन्ह है। अगर हम यहाँ पर बात करें नए विभक्ति कारक की बात करें, तो ऑप्शन हमारा 2 सही होने, कर्ता कारक के लिए नई विभक्ति होती है। अगर कर्म की बात करें, तो को विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता कर्म का। कर्म कारक का क्या होता है? को विभक्ति चिन्ह होता है। अगर करण की बात करें, से के द्वारा इसका क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होता है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा, से के द्वारा।
ये भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है, तो कर्ता कारक का चिन्ह है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45, उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? उच्च, उत, उच्च, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करें उच्छ्वास की, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगाए? तो पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा, चौथा और पांचवा भी गलत होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2 सही होने वाला। इसमें क्या लगा? उत क्या लगाए? इसमें उपसर्ग लगाए। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46, किस वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं? किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं? उद्देश्य, विधेय, पदबंध, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से लगाते हुए चलिएगा। बताइए, किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ये भी आप नोट करते चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा, पदवाचक संज्ञा, विशेषणवाचक संज्ञा, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिएगा। बताइए ऑप्शन कौन सा इसमें सही होने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करें, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो वहां पर बनती है भाववाचक संज्ञा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, 2 अक्षरों के मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है। समास, संधि, उपसर्ग, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि 2 अक्षरों के मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है, तो किसमें होती है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संधि। 2 अक्षरों के मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन आपको यहाँ पर पूछा जाए कि 2 शब्दों के परस्पर मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है, वहां क्या होता है? समास होता है। तो ऑप्शन आपका वहां पर समास सही होने वाला है। और यहाँ पर अक्षरों के मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है, तो संधि यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण संकर, तत्सम, तद्भव, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। बताइए, आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी इन्होंने क्या किया है, प्रश्न की यहाँ पर भाषा इन्होंने कठिन की है, लेकिन ऑप्शन बड़ा आसान सही है। अगर यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन कितना आसान है। इसमें पूछा गया कि ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत के विवृत होकर क्या है? हिंदी में आए, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तत्सम की, जो शब्द संस्कृत मूल भाषा के शुद्ध रूप हो, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। ये भी आप नोट करते चलेंगे, कितने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्मधारय समास का उदाहरण है वाग्युद्ध, त्रिलोक, परमेश्वर, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से और हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है। बताइए, अगर हम यहाँ पर बात करें कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण हम बात करें तो परमेश्वर क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। परम है जो ईश्वर, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, यहाँ पर इसका समास विग्रह ये होने वाला है, परम है जो ईश्वर। ये भी आप नोट करते चलेगा। अगर हम बात करें वाग्युद्ध की, तो ये क्या है? हमारा तत्पुरुष समास है। अगर हम समास की बात कर्मधारय समास की बात करें, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। अगर हम त्रिलोक की बात करें, इसमें कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी क्लास आपको कैसे लगी, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।